नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक भारत। मैं राजू सिंह। जिस तरीके से 9 अक्टूबर को मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस है और बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया ने ऐलान किया है कि 10 तारीख को 9 अक्टूबर को एक चक्का जाम होने वाला है लखनऊ के अंदर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के सामने पहली बार मान्यवर साहब की जो प्रतिमाएं लगातार लदी हुई हैं, एकदम छपी हुई हैं सभी होल्डिंग्स में। जबकि हम देख रहे हैं कि जो नेताजी थे वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे और मान्यवर साहब जो थे वो सामाजिक न्याय की विचारधारा से प्रेरित थे। तो क्या आपको लग रहा है कि जो समाजवादी पार्टी है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से डर करके मान्यवर साहब को अपने महापुरुषों में शामिल करने का प्रयास कर रही है? नहीं, देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि चलिए देर ही सही बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी रोड पे आ रही हैं। 2012 के बाद और जब से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाई है तब से बहन मायावती जी एकदम घर के अंदर बंद हो गई। उनको क्या डर है, क्या नहीं डर है, ये बहन जी जाने, वो जाने, उनका काम जाने। नहीं, जिस तरीके से उन्होंने लगभग अपने शासनकाल में जिस तरीके से उन्होंने 50,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल खोले एक झटके में, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने बेसिक शिक्षा पे काम नहीं किया। उन्होंने कहीं नई स्कूलों को नहीं खोला। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 10 साल में लगभग 40,000 स्कूल मर्ज करने के नाम पे बंद करने का काम किया है। तो जो एक प्राइमरी एजुकेशन का मामला है या अधिकार क्षेत्रों का मामला है तो उसमें कहीं ना कहीं मायावती जी को लग रहा है कि अब ज्यादा हनन हो रहा है, उत्पीड़न बढ़ा है, तो उनको लग रहा है कि अब हमें मैदान में आना चाहिए। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, आपने जो कहा है, जो स्कूल खोलने की बात कर रहे हैं, बेसिक प्राइमरी स्कूल से जूनियर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज तक के गाँव में माननीय मुलायम सिंह यादव का 3 से 7 तक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। जी, जितना उन्होंने मतलब कॉलेजों को खोला है। मैं प्राइमरी एजुकेशन पे प्राइमरी बात कर रहा हूँ। मैं प्रधान रहा हूँ सन 2005 में, 2015, 2016 से लेकर 2015 से 2021 तक मैं 3 टर्म में रहा हूँ प्रधान। मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं अपने गांव में खुद जूनियर हाई स्कूल खुलाया था समाजवादी पार्टी सरकार थी। प्राइमरी स्कूल पिपरी बरडान हमारा गाँव है, प्राथमिक विद्यालय पिपरी ग्राम सभा में, वो भी मेरे ग्राम पंचायत, वो भी विद्यालय समाजवादी पार्टी सरकार में खुला है। मैं अपने ग्राम पंचायत की बात बता रहा हूँ, जहाँ से मैं प्रधान रहा हूँ, वहाँ की बात बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के समय में मैं आंकड़ा लेके कह सकता हूँ कि 20,000-30,000 प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं, जूनियर हाई स्कूल खोले गए हैं। और इतने नहीं, शिक्षा के मामले में माननीय मुलायम सिंह यादव से ज्यादा और माननीय अखिलेश यादव से ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता है। इन्होंने कन्या विद्या धन देने का काम किया है, बेटियों को पढ़ाने का उन्होंने नारा दिया और इन्हें कंप्यूटर लैपटॉप दिया। इन्होंने क्या नहीं किया पढ़ने के लिए, इन्होंने सारी व्यवस्था दिया, लेकिन इनको समय मिला कम। अभी हम देख रहे हैं जिस तरीके से समाजवादी विचारधारा के जो महापुरुष हैं उनमें मान्यवर साहब शामिल नहीं थे, और जिस तरीके से हम अभी देख रहे हैं समाजवादी विचारधारा उनको मानने वाले लोगों में मान्यवर साहब को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी हो, जो आजाद समाज पार्टी को स्थापित किया है, चाहे मायावती जी की एक्टिविटी की गतिविधियों की जो बढ़ना है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये भय सता रहा समाजवादी पार्टी को, जिस तरीके से उसने 37 सीटें लाने का काम किया लोकसभा 2024 में? बताना चाह रहे हैं आपसे बहुत स्पष्ट, जो हमारे महापुरुष हैं, चाहे वो कोई भी हो, जो हमारे महापुरुष हैं वो सबके, सभी समाज के हैं, सभी धर्मों के हैं, सभी मजहब के हैं। और समाजवादी पार्टी तो हमेशा महापुरुषों का सम्मान की है। और रहा सवाल माननीय काशीराम जी के बारे में, उनका जो मिशन था वही मिशन समाजवादी पार्टी के माननीय मुलायम सिंह यादव जी का था, और उन्होंने साबित किया था 1991 में माननीय काशीराम को समर्थन दे करके इटावा पार्लियामेंट 6 से उनको चुनाव जिता करके दिल्ली भेजने का काम किया था माननीय मुलायम सिंह यादव, धरती पुत्र, जो इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने काम किया है। 93 में सपा बसपा गठबंधन हुआ था, उसमें माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री होने का काम बने थे, जिसमें मान्यवर काशीराम जी ने गठबंधन किया था। अच्छा, तो एक नारा दिया था, जय श्री राम का आज जो चल रहा है, अभी आपने, हमारे छोटे भाई ने जो कहा है, ये सच बात है। आज जो उत्पीड़न हो रहा है जिस तबके का, आज वो तबका बोल नहीं पा रहा है। उसके पास आप लोग ना होते तो कोई सुनने वाला नहीं होता, क्योंकि आज तक इंडिया टीवी, एनडीटीवी
सारे चैनल अडानी अंबानी के हाथों बिक गए हैं। अच्छा, ये उस तो समय आप- उस समय आप उस लोग ना उस समय उस समय एक हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। उस समय एक नारा चल रहा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये- तो क्या मतलब अब वो विचारधारा को फिर से नया मोड़ देने का काम करेगी समाजवादी पार्टी? अकेले समाजवादी पार्टी 2024 में साबित किया, उसके तमाम दर्जनों नेता, 20 नेता जेल में। भारतीय जनता पार्टी आक्रांता जो सरकार है नरेंद्र योगी आदित्यनाथ की, इसने कम से कम 20 जो हमारे 10-10 बार के विधायक, सांसद, राज्यसभा 5-5 बार कैबिनेट मंत्री उठा के जेल भेजने का काम किया। 4-4, 5-5 बार के विधायक को जेल भेजने का काम किया, मामूली धाराओं पर। रमाकांत यादव जो 6 बार के सांसद, 5 बार के विधायक थे, उनको जेल भेजना, उनके भाई उमाकांत को जेल भेजना। इस तरह से मैं गणना कर रहा हूँ आपको, कम से कम हमारे पास 20 नेताओं को जेल में भेजने का काम किया। लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है। और 2024 में पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव कांग्रेस के सहयोग से उत्तर प्रदेश में 43 सीट जीतने का काम किया है। हराने का काम आज किया जिस है। तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूता फेंकने का प्रयास किया गया है, और लगातार जो है चाहे आदिवासी हो, आदिवासी जो राष्ट्रपति हैं उनकी बात करें, उनको भी जो है गर्भगृह में घुसने से वर्जित किया जाता है। और जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे पहली बार हम देख रहे हैं कि ये जूता फेंकने का प्रयास किया, कि आपको लगता है जातीय आतंक है, इस पे कुछ समाजवादी पार्टी एक्शन लेने का काम करेगी या कुछ विरोध दर्ज करने का काम करेगी? देखिए, हम बता रहे हैं, मैं खुद जो मतलब HR गवई साहब जो हमारे मुख्य न्यायाधीश, BR गवई साहब जो मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं, अगर उनके चैम्बर में जूता फेंका, वो भी महान अधिवक्ता किसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। नहीं, इस ऐसे व्यक्ति को महान नहीं कहना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, जब आप हम वकील रखते हैं, जज के सामने महान विद्वान अधिवक्ता कहा जाता है, लिख के देते हैं लोग कि ये महान अधिवक्ता के कहने से, ये निर्णय आने से हमारा मुकदमा जीत हुई, ये कहा जाता है। लेकिन ऐसे लोग जब इतना घृणित काम, नीच काम करते हैं, ऐसे लोगों का मैं निंदा करता हूँ, घोर निंदा करता हूँ। इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई हो भारत के संविधान में हो, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आज उनके ऊपर नहीं, संविधान के ऊपर जूता चला है, संविधान नहीं रहेगा तो ये देश नहीं चलेगा। जैसे गुलाम अंग्रेजों के हाथ हम थे, जैसे नवाब और आक्रांता आए थे विदेशी, हमको गुलाम बना के गए थे, फिर हम गुलामी की तरफ बढ़ेंगे। इस नाते मैं इस चीज का मैं विरोध करता हूं, और समाजवादी पार्टी हमेशा इसका विरोध किया है, अब आगे करेगी। पीडीए का जो चल रहा मिशन हमारा, इसी के हिसाब से चल रहा मिशन कि हम लोग लाठी, देखिए लाठी से, डंडे से, झंडे से, आंदोलन से, सड़क से लेके सदन तक। प्रोफेसर रामजीलाल सुमन बोल दिया राज्यसभा के अंदर, बोला उन्होंने थोड़ा सा, और उसके बाद में मैं चुनौती देता हूं, उस समय भी मैं बोला था यही आपके चैनल के माध्यम से कि अगर प्रोफेसर रामजीलाल सुमन गलत बोले थे तो उनकी सजा जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने सही बोला, जो लिखा था वही बोला, और तमाम करड़ी सेना, तमाम लोग आ गए, लेकिन समाजवादी पार्टी झुकी नहीं तो उनको कार्यकर्ता झुका। आप सुनिए, माननीय अखिलेश यादव को क्या क्या गालियां नहीं मिली। माननीय नेताजी के बूढ़े मतलब उनकी माँ को, माननीय अखिलेश यादव जो मरी हुई माँ है, उनको गाली दिया गया, उनकी बेटियों को गाली दिया गया। समाजवादियों खून खौला था और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार समाजवादी पार्टी थी। अब ये लोग कहेंगे क्या किया समाजवादी पार्टी ने? लड़ाई अपनी लड़ी है और जनता के सामने सारी बातें हैं। और मैं कहना चाहता हूं विश्वास के माध्यम से 2027 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी और योगी आदित्यनाथ का पतन होना तय है। नहीं तो जिस तरीके से करणी सेना की बात कर रहे थे, वो प्रमोट कर रही लगातार, इनको ताकत कहाँ से मिलती है? अब इसको उनके सजाती मुख्यमंत्री हैं। आप विपक्ष में हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से इनको ताकत मिल रही है, तो इनको पोषण कहाँ से मिलता है, ताकत कहाँ से मिल रही है? उत्तर प्रदेश सरकार न होती, इनकी हैसियत नहीं थी कि रोड पे आ जाते हैं, इनकी औकात नहीं है, हम जानते हैं, इतिहास गवाह है। जो प्रोफेसर रामजीलाल सुमन जी कहा है वो बातें सत्य हैं। सत्ता के लिए इन्होंने कौन सा घृणित काम नहीं किया है, यही गद्दारी करने में इनका नंबर 1 का हाथ है। हमारा देश 1857 में आजाद हो गया होता, लेकिन 3 राजघराने, एक सिंधिया, एक जो है वहाँ का हैदराबाद नवाब, और एक महाराष्ट्र का राजा, ये तीनों लोगों ने गद्दारी किया, नहीं तो हमारा देश 1857 में आजाद हो गया होता है। और 1857 में आजाद हो गया तो इस स्थिति में नहीं होती, तब आज हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आती। लेकिन आज मुझे सुनिए देखिए, वो चीजें तभी थी। सुनिए उस समय भी स्थिति यही थी, आज भी स्थिति यही है। हमको लड़ाई लड़ना पड़ेगा,
हमको पूर्ण रूप से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके शिक्षित करना पड़ेगा, हर चीज का ज्ञान देना पड़ेगा, तब ये लड़ाई लड़ पाएंगे। इतना आसान नहीं है, क्योंकि शिक्षा हमारे पहुंच से बाहर हो गई है, हमारे पहुंच से बाहर है। शिक्षा गरीब नहीं पढ़ा सकता है, रिक्शा चालक अपने बेटे को नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना नहीं कोई चाहता है। टेंडेंसी बन गई है कि प्राइमरी स्कूल में गरीब पढ़ता है और वहाँ डीएम का लड़का नहीं पढ़ सकता है, वहाँ मंत्री का बेटा नहीं पढ़ेगा, वहाँ एमपी का बेटा नहीं पढ़ेगा, प्रधानमंत्री का परिवार का बेटा नहीं पढ़ेगा, वहाँ मतलब कोई एक्सियन का बेटा नहीं पढ़ेगा, वहाँ व्यापारी का बेटा नहीं पढ़ेगा, वहाँ कौन पढ़ेगा? रिक्शा वाला, जिसके पास कोई औकात नहीं, उसके बच्चे पढ़ने जाएंगे। इसमें सुधार होने की जरूरत है। चलिए, हमारे पास एक युवा साथी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरीके से आज हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने का प्रयास किया गया है, ये एक निर्माण है, ये एक मतलब एक पूर्व प्लानिंग है। ये विनाश की शुरुआत है, ये भारत की डेमोक्रेसी के विनाश की शुरुआत है। ये जूता ना चीफ जस्टिस से फेंका गया है, ना ये जूता किसी व्यक्ति पे फेंका गया है, ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फेंका है। ये जूता इस ब्राह्मणवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता के साथ एक ऐसे समाज पे फेंका गया है जिन्हें उनकी औकात या हैसियत हमेशा समय पे समय दिखाई जाती है कि आपकी औकात, आप किसी भी पद पे पहुंच जाएं, आपकी जो हैसियत है वो दलित की है, आप वहीं रह जाएंगे। ये क्यों जूता किसी दूसरे चीफ जस्टिस पे नहीं फेंका गया? 1950 से लेके अभी तक इतने चीफ जस्टिस हुए हैं, क्यों ये BR गवाई पे ही जूता फेंका गया? इसका कारण होगा ना कोई न कोई। क्यों कोई दलित जब राष्ट्रपति बन जाता है और चीफ जस्टिस बन जाता है, DM बन जाता है, SDM बन जाता है, तो वो सीने में क्यों चुभने लगता है? क्या ये देश मनुस्मृति से शासित होने जा रहा है? हुआ नहीं। थोड़ा 2017 के बाद से थोड़े मनुष्यों की तरफ झुकाव बढ़ा है हमारे संविधान का। ये बात तो अघोषित तरीके से जो इमरजेंसी लगी है, उन्हें जूता फेंकना कोई बड़ी बात नहीं है। गुजरात में एक चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात के हाई कोर्ट का कत्ल भी हुआ था, ये तो आपको भी पता होगा ना। तो ये जूता फेंकना कोई बड़ी बात नहीं। हम जूता फेंकने का तो विरोध करेंगे ही करेंगे, निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। उस व्यक्ति को चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि ये जूते फेंकने से अगर उसे 10 साल या 5 साल की सजा मिल जाएगी तो हर व्यक्ति जूता फेंक देगा, चलो 5 साल के लिए जेल में चले जाएंगे। ऐसे व्यक्ति को चौराहे पे खड़े करके टांग दो साले को। ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता, मनुवादी मानसिकता, मनुष्य में से वो होके आ रहे हैं, मोटिवेट होके आ रहे हैं, इन्हें शक्ति कहाँ से मिल रही? RSS के 100 साल जैसे ही कंप्लीट हुए तुरंत ऐसे जूता क्यों फेंक दिया गया? क्रोनोलॉजी समझ रहे होंगे ना आप? क्या ये ब्राह्मण राज स्थापित करने की शुरुआत है? जहाँ पे आतंकवाद खतरनाक होता है, आज आपको लगता है कि जिस तरीके से नहीं, वही हम कंपेयर कर रहे हैं कि आतंकवाद तो मान लो सीमाओं को नष्ट करता है, लेकिन यहाँ पे एक बड़े वर्ग की जो एक विचारधारा है उस पर ये जूता है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ये जातीय आतंक है, इसको इस पे आप क्या लगता क्या हुआ है? लगने वाली क्या बात है? ये है, ये जातंकवाद है। जातियों द्वारा किया जाने वाला उच्च जाति, जो तथाकथित उच्च जाति मनु, इसमें जो मनु आए थे उन्होंने बनाई थी, उन जातियों द्वारा किया जा रहा आतंक जातंकवाद है। रायबरेली में दलित के सिर उस पे गर्दन पे लात रख के दबा देना, जूते चप्पलों लाठियों से पीटना, ये जातंकवाद है। ये अघोषित आतंकवाद चल रहा है। सीमाएं सुरक्षित हैं या नहीं है देश के अंदर, दलित पिछड़े सुरक्षित हैं या नहीं है, इस पे बात कौन करेगा? देश का तुम कहते हो कि हमने देश के दलित को या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को हमने राष्ट्रपति बना दिया। क्या जो अनुसूचित जाति का नॉर्मल व्यक्ति है, क्या उसके सिर पे नहीं मूता जा रहा है? मूता गया था ना कि नहीं मूता गया? बताइए आप। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मूता गया था ना? मध्य प्रदेश में हर जगह, कई जगह मूता गया कि नहीं मूता गया? हाँ, नहीं, तो क्या ये केवल एक राष्ट्रपति पे बैठी महिला का सम्मान करना चाहिए या जमीन पे बैठे हुए हर दलित आदिवासी का सम्मान होना चाहिए? चीफ जस्टिस ऑफ BR गवाई का सम्मान होना चाहिए, जमीन में बैठे हुए हर दलित व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए? अखिलेश यादव का सम्मान होना चाहिए, जमीन में बैठे हुए अमतेश पाल का, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए अमतेश पाल का, मेरा नाम अमतेश पाल का भी सम्मान होना चाहिए। सम्मान होना चाहिए ना। ये सम्मान ना करने की प्रथा कहाँ से आई? जो जूते फेंक देते हैं, कह देते हैं कि गोली मार देंगे, किसी को जाति के तौर पे बुलाया, और इलाहाबाद में थोड़ी दिन पहले आपने सुनी हुई कि मजदूरी के लिए बुलाया, नहीं गया तो अब मिट्टी तेल फूंक के जला दिया, सुनी होगी ना आपने? नहीं, बिल्कुल। NCRB का डाटा आया है तो देखो। नहीं, बिल्कुल चौंकाने वाला, खतरनाक। क्या सुनते हैं? लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 है यूपी का, सुनते हैं ना? नहीं, बिल्कुल। आपके जैसे मीडिया चैनल हो सकता है आप ना चिल्लाते हो, आपके भाई बंधु चिल्लाते हैं, चिचिया योगी जी नंबर 1 है, नंबर 1 लैंड ऑर्डर। काहे का लैंड ऑर्डर? घंटे का लैंड ऑर्डर है तुम्हारा? ऐसे लैंड ऑर्डर मेंटेन करोगे तुम? दलित मरे जा रहे हैं। कौशाम्बी में पाल लड़की मारी गई, ब्राह्मण लड़का था, उसके पिता ने जानबूझ के, यार उसमें कच्चे घर में रह रही है, उस पे कह रहे हैं कि अब उसके बाप ने रिश्वत देकर उनकी लड़की को अंदर गया। संभव बातें हैं जो क्या ना वो पाठक जी
जो हमारे चिकित्सा मंत्री हैं ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक जी वहां जाके ब्राह्मणों का पक्ष ले रहे हैं, पूरा ब्राह्मण ठाकुर राज स्थापित कर दिया। और क्या कहना चाह रहे हैं? आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का कद बढ़ा है उत्तर प्रदेश के अंदर, लगभग 37 सीटें उसने लोकसभा में पाई है, तो आपको लगता है कि बहन जी जिस तरीके से अभी लगभग 10 लाख लोगों को जुटाने का जो एक प्रयास है 9 अक्टूबर को वो जुटा लेंगे, तो आपको लगता है कि उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर संगठन पर काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पीडीए पर काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि अगर हम अभी जगह नहीं खड़े नहीं हुए, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी को स्थापित नहीं किया, हालांकि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है, लेकिन फिर भी क्या उनको लग रहा है कि अगर अभी हम लगे नहीं, अभी से हम तैयारी नहीं किया 2027 की, तो हमारा अस्तित्व मिटने वाला है? अस्तित्व मिटने वाला है कि मिट गया? नहीं, अभी तो राष्ट्रीय पार्टी तो अभी ऐसा नहीं कर सकती। पार्टी है, आपकी संसद विधानसभा में कोई आवाज उठाने वाला व्यक्ति है। आपकी पार्टी की पहचान कब होगी? जब आपका व्यक्ति कोई विधानसभा या संसद में चिल्ला पाएगा, चीख पाएगा, बोल पाएगा अपने समाज के लिए। जब बोल नहीं पाएगा, आपको कितना भी परसेंटेज वोट मिले, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 लाख वो आप बता रहे हैं, 10 लाख भीड़ जुटाने की, उसमें वो जुटा लेंगे, इस बात पे हमें पूरा उन पे भरोसा, वो जुटा लेंगे। उस भीड़ का करेंगे क्या? भीड़ का कोई भविष्य होता है? नहीं, अगर काडर अभी जिस तरीके से ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं 9 अक्टूबर की, तो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि लखनऊ का चक्का 9 अक्टूबर को जाम करना है। आपसे क्या कहा कि वो 10 लाख नहीं 15 लाख भीड़ जुटा लेंगे? देश में सबसे बड़ी रैली करने का रिकॉर्ड मायावती जी के नाम है। ये रिकॉर्ड लेके क्या करेंगे? ये रिकॉर्ड लेके चली जाएंगी, आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। नहीं, तो अभी लग रहा है आपको 27 दूर है, तो अगर अभी 15-20 लाख लोग जुटा रहे हैं, तो इसका मतलब वो संगठन और काडर को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। 27 का है, 26 में कहा नहीं रुक रहा? नहीं, 26 में बिहार में चुनाव है। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी जी की कुर्सी बचाई जा रही है? आपको ऐसा भी तो लगना चाहिए, आपको ऐसा भी लग सकता है। नहीं, तो मैं वह बिहार के अंदर देख रहा हूँ कि बिहार में उतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है। मायावती जी का कोई नहीं ऐलान किया, लेकिन मायावती जी का कोई रैली अभी तक नहीं मुझको देखने को मिल गए थे ना? नहीं, आकाश आनंद जी गए हैं, लेकिन अभी जो मेन हीरो है बहुजन समाज पार्टी की, वो मायावती जी है, तो वो नहीं अभी को भाषण मतलब वहाँ पे रैली की है, तो उस रैली की शुरुआत हो सकता है लखनऊ से। मुझे ऐसा लगता है कि लखनऊ में रैली करके बिहार को लोगों को दिखाया जाएगा कि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, हम बिहार में सरकार बना सकते हैं। इस तरीके से सरकार को नुकसान पहुंचा के वहाँ एनडीए की सरकार बनवाई जाएगी, मुझे ये लग रहा है पर्सनल तौर पे। और आप जो कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी, अभी अंकल जी खड़े हुए थे, मैं भी सुन रहा था, काफी देर से। हालांकि मैं अखिलेश यादव जी को पसंद करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन किसी व्यक्ति को पसंद करने से उसकी गलतियां छिप नहीं जाती। मुलायम सिंह यादव जी ने प्रमोशन का बिल किसने फाड़ा था विधानसभा के अंदर? एससी एसटी बिल प्रमोशन का किसने फाड़ा था? अब वो बात भूल थोड़ी जाएंगे, गेस्ट हाउस कांड भूल थोड़ी जाएगा। हालांकि मैं वोट देने को दे दूंगा अखिलेश यादव जी को, कांड भूल नहीं जाएंगे ना। क्या आपके अंदर आरएसएस नहीं है? सामंतवाद यादवों के अंदर नहीं है? बोलूंगा ना मैं। आप एमओआई फैक्टर की बात कर रहे हैं, जहाँ पे मुस्लिम और यादवों का दमन 81% मुस्लिम देते हैं, वही टीबी पार्टी बीजेपी है 87% ब्राह्मण, 87% ठाकुर देते हैं, 89% ब्राह्मण देते हैं। तो एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, यमबाई पार्टी अगर सपा को बोला जाता है तो टीबी पार्टी बीजेपी को भी बोला जाता है, क्योंकि सपा में परसेंटेज कम है, बीजेपी में ठाकुर ब्राह्मणों का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो आपने ये बात स्वीकारी है कि समाजवादी पार्टी में एमवाई फैक्टर काम करता है और भारतीय जनता पार्टी में ठाकुर और ब्राह्मण्स का फैक्टर काम करता है। तो तीसरे विकल्प के तौर पे मायावती जी जो अपना शंखनाद फूंकने वाली हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस पे वो सही एक्शन लेने वाली है? जैसे मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, किसी काम करने के लिए उसकी भूमिका तैयार करनी पड़ती है। आपने जो चैनल बनाया होगा, लोगों से मिले होंगे ना, फिर कहा होगा सब्सक्राइब करिए, हम वीडियो चलाते हैं, हम अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। तो मायावती जी ने 2022 के चुनाव से लेकर 27 में चुनाव होने जा रहा है, इस बीच कितने लोगों से पहुंच बनाई है? ट्वीट एक तो आपने मुश्किल से ट्वीट देखेंगे, परसों का मैटर, कल का मैटर देख लिया, रायबरेली वाले में ट्वीट किया नहीं किया ना। उससे पहले कई दलितों के साथ अकबरपुर में बस्ती गिराई गई, आप उठी, आपके तो यार पड़ोसी में है, बिल्कुल जा सकते, आकाश आनंद को भेज सकती थी, प्रदेश अध्यक्ष को भेज सकती, जा सकती थी ना। आपने भूमिका तैयार की कि एकदम हो कर दिया, ओ आज चढ़ विपक्ष की छाती पे मोहर लगेगी, हाथी पे जितने भी चीजें हैं कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये करने से कुछ थोड़ी होने वाला है। अच्छा, तो मतलब आप मायावती जी की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उनको मान रहे हैं मान्यवर साहब को, क्योंकि मान्यवर साहब की जो विचारधारा थी वो हम बिल्कुल नहीं इसे गुरेज करेंगे कि
हम इससे नहीं गुरेज करेंगे कि मान्यवर साहब की जो विचारधारा थी बहुजन हिताय की थी, लेकिन जब से बहन जी आई हैं, यहाँ ने लोग आए हैं पार्टी में, तो फिर सर्वजन हिताय की बात करने लगे। और जब से इस सर्वजन हिताय की बात किया है, तब से मुझे लगता है उसका काडर गड़बड़ हुआ। जैसे आपको एक बात और बता रहा हूँ, बहुजन हिताय सर्वजन हिताय नहीं, जो कांसीराम जी ने नींव तैयार करके दी थी, दीवार बना के दी थी, मायावती जी उस दीवार को, जैसे अंबेडकर जी ने भी एक बात कही थी कि मैं जो कारवां लेके आया हूँ इसे आगे ना बढ़ा पाना तो यहीं पे छोड़ देना, यही बात कांसीराम के विषय में लागू होती कि मैंने जो दीवार खड़ी की है उस पर छत डाल पाना ना डाल पाना, उस पर प्लस्तर करके रोक देना, वहाँ पे प्लस्तर करके रोक पाई, वो तो दीवार गिरा दी ना दीवार। कांसीराम जी की डेथ कब हुई, शायद 2008 या 9 में हुई है, 2008-9 में सरकार बनी थी, 13 में सरकार बन पाई। इसका मतलब आपने जो उनका खड़ा किया हुआ दीवार था वो आपने ढहा दिया है, आपने कुछ नहीं कर पाया। मान्यवर कांसीराम के बाद से आपकी एक भी सीट नहीं बढ़ी है। कांसीराम जी जो थे वो, जिसे उन्हें लीडर नहीं कह सकते, एक तरीके से वो यार दृष्टा कह सकते हैं उन्हें। एक दृष्टा होता है, एक व्यक्ति लीडर होता है, वो लोगों को कहता है चलो हम आपके नेता हैं, उन्हें नेता नहीं कह सकते। अगर नेता होते तो मुख्यमंत्री बन जाते, मायावती का मुख्य नेता है, वो दृष्टा है, उन्हें दृष्टि दी कि आप देखो आपके साथ कौन शोषण कर रहा है, कौन आपके साथ गलत कर रहा है, उसके खिलाफ बोलो। उन्होंने थोड़ा सा अम्बेडकरवाद से हटके अपना शुरू किया कि जो जूते से बात सुन रहा है उसके जूते मारो। उन्होंने एक आपके साथी रहे होंगे, किसी पत्रकार थप्पड़ मारा था तो वो जूते की भी बात करते थे कि बैलेट और बुलेट हमें दोनों की तैयारी करनी है। क्या मायावती जी, माननीय मायावती जो बहन जी हैं, उन्हें कोई भी ऐसा काम कर पाया है? आकाश आनंद जी को थोड़ा पसंद करने लगा था, उन्होंने जब सीतापुर में भाषण दिया, सीतापुर या लखीमपुर में जहाँ भाषण दिया, तुरंत आप चिल्ला के उन्हें बाहर कर दें कि अभी परिपक्व नहीं। कब परिपक्व होंगे? आप परिपक्व हैं? मुझे तो आपकी परिपक्वता पे शक होता है। आपने जिस समाज ने आपको कंधों पे बैठाया है, सर पे बैठाया, लोग गोली खाने के लिए मायावती जी कहते हैं कि मर जाओ तो लाखों आदमी मर जाएगा। आज भी ये रियलिटी है। अगर वोट परसेंट नहीं कम हो रहा है, मायावती 28 सालों से राष्ट्रीय पार्टी है, तो इसका मतलब कि लोग पसंद कर रहे हैं, लेकिन वोट आपकी सरकार क्यों नहीं दे? आप नहीं निकल रही हैं। आप उसके कहने से थोड़ी कि मायावती का लाइन ऑर्डर बहुत बढ़िया रहा है, पेपर लीक नहीं हुआ, नहीं पेपर लीक हुआ, क्या पता पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, सोशल मीडिया नहीं थी, हम कैसे मान लें? खबरें अब आ रही हैं, हालांकि लाइन ऑर्डर बहुत बेहतरीन रहा है, मायावती जी से लाइन ऑर्डर इतना बढ़िया नहीं रहा, दंगा एक भी नहीं हुआ, इसमें हजारों दंगे हो चुके हों, नहीं हो रहे हैं, पुलिस ही दंगा करवा देती है यार, वो तो अलग चीज है वो तो। लेकिन अब उसी चीज पे थोड़ी हमने एक बार 7th क्लास में टॉप कर दिया, अब मैं बीए में क्या कर रहा हूँ, यूपीएससी एग्जाम दूंगा उसमें क्या करूंगा, नेट का एग्जाम दूंगा इसमें क्या करूंगा, 7th क्लास के टॉप की मार्कशीट दिखा के मैं थोड़ी जीत जाऊंगा। मायावती जी 2007-8 की मार्कशीट दिखा के थोड़ी हमारा बेहतरीन, तुमने अभी तक जो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र अभी तक लेके आए, हम घोषणा पत्र नहीं करते, समय के साथ ढलेंगे ना कि नहीं ढलेंगे। तो और आप अंकल जी की जब मैं 2-3 बातों से वो समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूँ, वो मैं उन्हीं बातों की बात कर रहा था। अखिलेश यादव जी को मैं फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं पसंद करता हूँ, लेकिन इतने अच्छे होते 2017 में सरकार कहाँ जाती, 2022 में सरकार कहाँ नहीं आई, 2024 में 37 सीटें आ गई नहीं, तो अगर उनमें कमियां हैं तो उनकी आलोचना भी करिए ना। अच्छा एक मिनट, हाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। आपने एक संगठन का नाम सुना है, आरएसएस, जो ब्राह्मणवादी संगठन है, मनुस्मृतिवादी है, मनुवादी संगठन है। क्या मनुवाद कहाँ नहीं है, ब्राह्मणवाद कहाँ नहीं है? क्या समाजवादी के अंदर ब्राह्मणवाद नहीं है? क्या आरएसएस समाजवादी के अंदर नहीं बैठा हुआ है? पीडीए की बात करेंगे, हमें नहीं देखता नेता प्रतिपक्ष कौन है, सुनिए तो नेता प्रतिपक्ष कौन है, नाम बताइए, आप बताइए नेता प्रतिपक्ष कौन है? माता प्रसाद पांडे। पीडीए में माता प्रसाद पांडे कहाँ से आ गए? अरे तो एक का मतलब अगड़ा भी हो सकता है ना। अच्छा, तो अगड़ा लोग है कि पिछड़ा लोग है? 55% चाहिए कि 12%, 8-10% चाहिए? तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। वोट तुमने सब हमारा ले लिया, और जब इलाहाबाद में यादव ने एक व्यक्ति को जला के मार दिया, उस पर आपका कोई ट्वीट आया, कोई आपने FIR कराई, आपने उस व्यक्ति की आलोचना की? बरेली में एक दलित व्यक्ति अपनी FIR कराने गया था, जो SHO था वो यादव था, उसने उसकी जात सुनते थप्पड़ मारा, आपने ट्वीट किया? आपने उस पर कोई बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की? नहीं की। सारस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, सारस पकड़ लेके विभाग वाले। दलितों पे हुए जो हैं, दलितों पे जो आक्रमण हो रहे हैं, जो उनके साथ आतंकवाद हो रहा है, वोट लेने के लिए आप आ जाएं, संविधान बचाएंगे, संविधान अकेले दलित बचाएंगे कि सब बचाएंगे? संख्या किसकी भारी है? संख्या 52% की भारी है, तो 52% संविधान बचाएगा, ज्यादा आगे जिम्मेदारी है कि इनकी जिम्मेदारी है? बाकी तुम्हें हिंदू बनना है, जब एक पंडिताइन ने मुंह दिया तो तुम्हारा हिंदूपन निकल गया। अखिलेश यादव तो इससे पहले बहुत ऐसे, जैसे मैं डायरी लिए हूँ, हालांकि वो भी ऐसे कृष्ण की मूर्ति लिए घूमते थे। नहीं, तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा जब मान लो 24 में 17 के बाद सरकार आई योगी जी की, तो तब तो उन्होंने तो वहीं से स्वीकार लिया जब उनका जो आवाज था वो
गौमूत्र से धुलवाया गया या गंगा जल से धुलवाया गया, ठीक है। वो तो वहीं से स्वीकार लिए ना, हम शूद्र हैं। सैफई में मंदिर किसका बन रहा है? केदारनाथ धाम का। किसका बन रहा है? उसमें पुजारी कौन होगा? पुजारी कौन होगा? यादव। गृह प्रवेश करवाएंगे तो गृह प्रवेश पीडीए भवन का कहीं गृह प्रवेश करवाए थे, पुजारी कौन आया था? ब्राह्मण। अब आपको आपके सवाल का लगभग मैंने आंसर दे दिया। अच्छा, तो आपको लगता है कि हम दोहरे नाव पे या दोहरे नाव पे नहीं चल रहे? चरित्र है। दोहरे नाव पे नहीं, दो पैरों पे, दो नाव पे पैर रख के हम पैर वाली बात नहीं, दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। आप किसी को नाराज नहीं करना चाहते। अगर आपको बहुजन की राजनीति करनी है, तो दोहरा चरित्र आपको अपना नहीं करना पड़ेगा ना। जैसे बीजेपी में मुझे एक चीज बढ़िया पसंद अच्छी लगती है, हालांकि मैं बीजेपी का धुर विरोधी रहा हूँ, लेकिन बीजेपी में मुझे एक चीज पसंद है, उन्हें मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए तो खुल के बोले, मुस्लिम के खिलाफ बोले ना। हालांकि मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने जो उन्हें करना था उस पर बोले ना, कि नहीं मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान गद्दार हैं, वो आपकी भैंस खोल ले जाएंगे। बोले तो तुम अभी तक बोले कि हमारी पार्टी को बर्बाद करने वाले ब्राह्मण है, बोले औकात है? हमारी पार्टी में राहुल गांधी बोल तो रहे हैं कि हमारी पार्टी में भी संघ घुसा हुआ है, बोल तो रहे हैं ना। तुम बोल पाए, तुम्हारी औकात है? मायावती जी बोल पाए कि हमारी पार्टी में संघ घुसा हुआ है। अच्छा, किस पार्टी में संघ नहीं घुसा हुआ है? दक्षिण भारत और उत्तर भारत की राजनीति में ये आपको असमंजस है, बहुत जमीन आसमान। बड़ा अंतर देखने को पा रहे हैं आप। देखो, जो दक्षिण भारत की राजनीति है, उन्होंने अंबेडकर पेरियार को एक साथ अपना लिया था, और मायावती जी अंबेडकर जी पर भी स्टैंड नहीं ले पाई। अंबेडकर जी पर स्टैंड नहीं ले पाए हैं। दूसरी बात छोड़ दीजिए कि पेरियार पे तो स्टैंड लिया, वहां तो कन्नी काट गई थी 2007 के बाद से। तो फिर जब जिन्होंने अंबेडकर पे वो नहीं ले पाया, एक वो अभद्राचार्य जी हैं, कौन है, जो अपने आप को तथा कथित जगत गुरु अभद्राचार्य हैं, जो उन्होंने कहा था मरे मुलायम काशी राम प्रेम से बोले जय श्री राम, उस पे ना बोले थे मायावती जी, कुछ बोली थी ना, अखिलेश यादव, उस पे बोला कौन था? नहीं, भद्राचार्य हैं, भद्राचार्य। आपको मैं करेक्टर हूँ, अभद्राचार्य। भद्राचार्य का मतलब क्या होता है? अभद्राचार्य है ना, हर चीज में अभद्र व्यवहार करता है। मैं उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, कौन सा साले उच्च कोटि के हो तुम? तुम्हारे काम है वो नीच हैं। जाति ऊंच नहीं होती, काम ऊंचे होते हैं। वैचारिकी से आप गड़बड़ कर रहे हैं। गड़बड़ कर रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं। सत्यानाश कर दिया अम्बेडकर। तुम्हारी औकात है साले बोलने की? तुम्हारे जैसे 20 जन्म ले, 20 ने 500 जन्म लेंगे तब अम्बेडकर साहब के पैरों की धूल के जहाँ से वो निकलेंगे वो धूल चाटोगे, उसके बराबर हो पाओगे। तुम अम्बेडकर पे टिप्पणी करो, तुम्हारी औकात है साले अम्बेडकर टिप्पणी करने की? ये आरक्षण पे साले बोलते हैं, जितने ये बाबा आवा हो गए हैं आरक्षण पे बोलेंगे। अरे इसके पीछे सरकार है, सरकार मौजूद सरकार। इसी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे ना। समाज समझ रहा है ना, 37 सीटें दी है ना, आरक्षण के नाम पे दी है ना। आप हम देख रहे हैं सपा की आलोचना कर रहे हैं, बसपा की आलोचना कर रहे हैं, और आपका स्टैंड किधर है? मैं जागा हुआ व्यक्ति हूँ। नहीं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा ना, निर्णय लेना पड़ेगा। जो कम बुरा होगा मैं उसके साथ जाऊंगा। नहीं, फिर भी आप युवा हैं तो आप तय कर दीजिए। मेरे पास आर्टिकल 21 है, राइट टू प्राइवेसी। मैं आपको थोड़ी बता दूंगा किसे वोट दूंगा। अच्छा। आर्टिकल 21 के तहत मुझे राइट टू प्राइवेसी मिला हुआ, तो मैं बताऊंगा नहीं। जो कम बुरा होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए, जो कम बुरा है, बोल भी रहा है, तो मैं उसे वोट दे दूंगा। चंद्रशेखर आजाद जी ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो संयमित नहीं है, धैर्य नहीं है, पकड़ नहीं है लोगों पे। उनकी जो रैलियां होती हैं उनमें भौकाल ज्यादा होता है, भौकाल ज्यादा टाइट रखते हैं। बाकी उनकी जो आपको चंद्रशेखर के समय एक बात और बता रहा हूँ, चंद्रशेखर जी को जो आवास मिला हुआ है वो कैबिनेट मिनिस्टर को आवास मिलता है। अगर कोई मंत्री एमपी एमएलए बनता है तो उस पर जितनी एफआईआर होती है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो जाती है। ऐसा क्या है कि चंद्रशेखर जी की जो एफआईआर है उनकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं हो रही। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रशेखर का नाम दुनिया के 100 नेताओं में शुमार किया गया है। अभी इससे पहले मैगजीन आई थी, उभरना अलग बात है। नहीं वही कह रहे हैं, उभरते हुए नेताओं की 100 नेताओं की लिस्ट उसमें नाम है। अरे कहा तुम जो है यार पगलाए हुए हो। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो आप कह रहे थे उभरते हुए नेताओं, मैंने उसका विरोध थोड़ी किया, उभरते हुए नेता नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बीजेपी इतना मेहरबानी क्यों है, मैं मेहरबानी पे डाउट कर रहा हूँ। मैं उनके उभरते हुए, उनके बेबाक अंदाज से मैं इम्प्रेस हूँ। नहीं तो प्रभाव मैटर नहीं करता आपको? प्रभाव मैटर कैसे करेगा? अखिलेश यादव पे एफआईआर हो जाएगी, राहुल गांधी पे एफआईआर हो जाएगी, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। चंद्रशेखर आजाद पे एफआईआर होगी, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी।
चलिए हमारे साथ एक युवा है और क्या नाम है तुम्हारा बाबू? मेरा नाम है संजय कुमार। मैं जिला मुर्दाबाद से आया हूँ 5 जनों का प्रचार करने। आज मैं अपने दिल खोल कर बात भी रखना चाहता हूँ मीडिया के सामने। नहीं तो आपकी तो उम्र पढ़ने लिखने की, यहाँ कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैं जो भी कहूँगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है इसमें बताने में, पर मैं जो बात कर रहा हूँ वो सत्य है। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री जी, देश के होम नहीं मिनिस्टर। तुम्हारा क्या भविष्य है? तुम यहाँ पे कैसे यहाँ पे आ गए? मैं मुर्दाबाद से सिर्फ प्रचार करने आया हूँ। अच्छा, तुम मुरादाबाद से हो। आखिरी सांस तक, जब तक मेरी सांस चलेगी, जब तक मैं आखिरी सांस तक प्रचार करते रहूंगा, दिल खोल के करूंगा। आप सबके बारे में सच ही बताना आया हूँ। अच्छा, तो मम्मी पापा क्या करते हैं? हम यहाँ पर काम करते हैं भाई। ये दुआ करते हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आने वाली है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? अभी किस स्टैंडर्ड पर हो तुम? अब मैं तो हाई स्कूल में हूँ, पर मेरा सत्य यह है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करूंगा आखिरी सांस तक। मुद्दे की बात करना है। नहीं तो अभी तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल जब तक पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी कैसे समझोगे? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का क्या उद्देश्य है, कुछ बताइए। महोदय, मैं पढ़ भी रहा हूँ। अब पढ़ते भारतीय जनता पार्टी के 2 उद्देश्य बता दो। हाँ, उद्देश्य बता रहा हूँ। जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के मुख्यमंत्री जी हैं, जो देश के होम मिनिस्टर जी हैं, जो देश मैं उद्देश्य पूछ रहा हूँ, 2 उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के जो 2 है, जो विप्टी प्रसाद मौर्य जी हैं, ये मतलब पूरे देश के लिए अच्छे काम कर रहे हैं। ये देख लीजिए, जिला मुरादाबाद देख लीजिए, नखलाव देख लीजिए, सहारनपुर देख लीजिए, सब पूरा देश मतलब नंबर 1 पर आया है। इस सरकार में बहुत बड़ी सुरक्षा है। इनका जो दिल है मतलब हीरे से भी बहुत कीमती है। तुम मुद्दों से भटक रहे हो। मैं 2 उद्देश्य पूछ रहा था, 2 उद्देश्य पूछ रहा था। दो उद्देश्य तुम बता दो केवल, बस भारतीय जनता पार्टी के 2 उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य बस ये है कि सबसे नेक, सबसे साफ सुथरी पार्टी है, सबसे विचार। अभी तुम पढ़ो बाबू, अभी पढ़ो, अभी अध्ययन करो, अभी पढ़ो, अभी विश्व गुरु बनाना, भारत को विश्व गुरु। आपको पता है दुनिया में भारत जो है सबसे ज्यादा कर्जदार वाला देश हो गया। इसको विश्व गुरु कह रहे हो, विश्व गुरु कह रहे हो? इससे ज्यादा मेरे यूएसए पे कर्ज है। आप डाटा चेक कर लो, इससे ज्यादा यूएसए पे कर्ज है। आप निकालिए गूगल से, देखिए लाइव चल रहा है। हाँ देखिए, दुनिया का सबसे कर्जदार देश कौन है? देखिए IMF ने देखिए, IMF ने